एक गांव में किशोर और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे। किशोर उस गांव में शहद का व्यापार करता था। वो हर रोज पास में जंगल जाकर शहद निकालकर गांव में बेचता था। थोड़े दिन के बाद शारदा गर्भवती हो गई। अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जब किशोर शहद के लिए जंगल गया, तभी उसको एक हाथी की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये क्या है? ये हाथी की चीखने की आवाज कैसे? चलो चलकर देखता हूँ। तभी उसने थोड़े दूर जाकर देखा तो एक गर्भवती हाथनी नीचे गिरकर रो रही थी। उसके दोनों पैर पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो हाथी किशोर को देखकर पूरी बात बताई। मुझ पर दया दिखाओ, मुझे बचाओ। मैं एक शिकारी की बिछाए हुए जाल में फंसकर एक गड्ढे में गिर गया। उसकी वजह से मेरे दोनों पैर घायल हो गए। मैं अभी गर्भवती भी हूँ और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। किशोर ने हाथनी के ऊपर तरस खाया और उसकी पूरी तरह इलाज की। उसके दोनों पैरों को दवा लगाकर बैंडेज भी लगाया। उसको खाने के लिए किशोर के लाया हुआ खाना भी उसे दे दिया। अगले दिन जब किशोर आकर देखा तो वो हाथी की तबीयत और बुरा हो गया। वो अभी भी उठ नहीं पा रही थी। तभी उस हाथनी ने बोला, उस शिकार की वजह से मैं और मेरे पेट में बच्ची बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ किया है। मैं आपसे और मदद नहीं मांग सकता। मेरे बच्ची अभी भी मेरे पेट में ही है। मुझे मालूम नहीं कि वो सही सलामत रहेगी कि नहीं। मुझे आपसे विनती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्ची का ख्याल रखना। मैं तुम्हें अभी मेरे साथ लेकर जाऊंगा, तुम घबराओ मत। ऐसा बोलकर किशोर ने उस हाथी को एक बड़े से रिक्शा में डालकर घर ले आया। शारदा ने उसकी बहुत सेवा की, क्योंकि शारदा भी गर्भवती थी, इसीलिए उसका पूरा ध्यान रखा। अगले ही दिन देखते देखते उस हाथनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और रोते हुए आंखों से किशोर और शारदा को धन्यवाद बोला। किशोर उसको वचन देता है कि उसकी बच्ची को संभाल कर देखूंगा। हाथनी ने उसकी छोटे से बच्चे को चूमते ही उसने आखिरी सांस भी छोड़ दी। तब से वो बच्ची किशोर के साथ ही रहने लगा। चूहे से शादी। मोहन और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। उनकी शादी को कई साल बीत गए, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे परेशान और उदास रहते थे। सुनो जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़े संत आए हैं। सुना है वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए ना, हम भी उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। मोहन और उसकी पत्नी संत के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत ने उन्हें एक चूहिया दी और कहा, ये लो, आज से ये चूहिया तुम्हारी संतान है। जब तुम दिल से इसे संतान मान लोगे, ये इंसान रूप में तुम्हें मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मोहन ने उसे गोद में बिठाया, वह एक छोटी बच्ची बन गई। संत को प्रणाम कर वे अपने घर लौट आए और अपनी बच्ची का नाम रखा आशा। कई साल बीत गए, आशा भी बड़ी हो गई थी। मोहन और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खूब प्यार देते। वे भूल चुके थे कि वह एक चूहिया है। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, अब आशा जवान हो गई है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। अब दिन रात आशा के लिए रिश्ते आने लगे। मोहन ने अपनी बेटी से कहा, देखो आशा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये देखो लड़के की तस्वीर, ये शहर में डॉक्टर है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे तो डॉक्टर के नाम से ही चिढ़ है। तो इसे देखो, ये तस्वीर एक अध्यापक की है। ये बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे अध्यापक से शादी नहीं करनी। हमेशा सवाल करते हैं। तो बेटा ये लो, और भी कई लड़के हैं। तुम जिसे पसंद करोगी, हम उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी, मुझे चूहे अच्छे लगते हैं। आप मेरी शादी एक चूहे से कर दीजिए। यह सुनकर मदन ने कहा, समझ गया बेटी, तुम ठीक कहती हो। हमें सुख देने के लिए तुम इंसान बनी रही, अब तुम असली रूप में आ जाओ। मैं तुम्हारी शादी एक चूहे से करूंगा।
और इस तरह मोहन ने अपनी बेटी की शादी एक चूहे से कर दी और खुशी खुशी रहने लगे। सोनिया बहुत ही होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। साथ ही उसे सजने संवरने का भी खूब शौक था। उसके शौक को देखकर उसकी माँ ने उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। सोनिया की शादी एक छोटे से कस्बे माधवपुर में हो गई। उसका पति चंदन और उसकी सास उसे बहुत पसंद करते थे। हमारी बहू तो बहुत ही होशियार है। उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रखा है। माँ, सोनिया चाहती है कि वह अपना एक ब्यूटी पार्लर खोले। हाँ, अगर वैसा करना चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ। वैसे भी इस कस्बे में कोई अच्छा पार्लर है ही कहाँ। माँ जी, इसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए होंगे। ये ले बेटी, 10,000। यह मैंने सालों से जोड़ कर रखे थे। आज ये तुम्हारे काम आ जाएंगे तो भाई मुझे बड़ी खुशी होगी। सोनिया उस पैसे से घर में ही एक कमरे में पार्लर का काम शुरू कर देती है। उसकी सास भी जगह जगह उसकी तारीफ करती नहीं थकती। कुछ ही दिनों में उसका पार्लर हर जगह मशहूर हो जाता है। सोनिया, जब से तुमने ये पार्लर खोला है तब से मैं बहुत ही खुश हूँ। इतना अच्छा काम करती हो तुम, कभी कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। दीदी, जो भी यहाँ काम करता है उसे मैं फ्री में मेहंदी लगा कर देती हूँ। आपका जब मन हो आप मुझसे मेहंदी लगवाने जरूर आना। अरे वाह, यह स्कीम तो तुमने बड़ी अच्छी रखी है। स्कीम की वजह से एक ही महीने में सोनिया ने खूब कमाई कर ली थी। एक दिन सोनिया अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी, ये लीजिए 10,000 रुपए। क्या हुआ बेटी, तुम ये पैसे क्यों लौटा रही हो? आपने इतने प्यार से जो मुझे पैसे दिए थे उनका ऋण तो मैं कभी नहीं उतार सकती, मगर ये पहली कमाई है माँ। आप इस कमाई को अपने पास ही रखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। सोनिया की सास बहुत खुश हो जाती है। पैसों को लेते हुए वो बोलती है, इन पैसों से अपने पार्लर के लिए और सामान ले आओ। मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूँ बेटी। मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। आज हर कोई मुझे तुम्हारे नाम से जानता है। कहते हैं, वो देखो मेहंदी पार्लर वाली बहू आ रही है। तुम बहुत तरक्की करोगी सोनिया। सोनिया ने खूब मेहनत करके खूब पैसे कमाए और उन पैसों से अपना घर और बड़ा कर लिया। मेहनत करने वाले इंसान की कभी हार नहीं होती। रमा भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा कंजूस भी। सभी लोग उसकी इस कंजूसी की आदत को बखूबी जानते थे, लेकिन बड़ी बहन थी इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था। रमा की शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ सभी लोग बहुत कंजूस थे। एक दिन बाजार में रमा को मोल भाव करता देख उसकी सास बहुत खुश हुई। शाबाश बहू, तुम ही तो हो मेरी सबसे कंजूस बहू और सबसे समझदार भी। जो पैसे बचाती हो अलग रखा करो, वरना बाकी दोनों बहुओं की तरह देखो सारे पैसे उड़ा डालती हैं। जरा भी कंजूस नहीं, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। एक बार रमा अपने मायके में कुछ दिन रहने के लिए जाती है। रमा खाना बना रही थी, तभी उसका छोटा भाई मनोज उसके पास आता है। रमा दीदी, भूख लगी है, खाना दे दो प्लीज। अरे खा खा के क्या गोलू बनना है तुम्हें? बैठकर टेबल पर पढ़ाई करो, समझे? शाम को खा लेना और रोटी, बस बहुत हुआ। मनोज मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। माँ ने पिंकी और मनोज को खूब बिगाड़ रखा है। अब भला 4 रोटी कौन खाता है इतनी महंगाई के जमाने में? एक दिन रमा पिंकी और मनोज के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाती है। दीदी, पिक्चर देखने का मजा तो पीवीआर में आता है, बोलो तो मैं वहीं की टिकट ले आऊं। अरे हमें पिक्चर ही तो देखनी है, 2 घंटे में तो खत्म भी हो जाएगी। काहे को इतनी दूर पीवीआर तक जाना, पैसे खर्च करना, जाने का किराया और वहाँ की टिकट। हे भगवान, बड़ी महंगाई है, नहीं जाना। हम लोग कल पास के थिएटर में पिक्चर देख लेंगे, वो सस्ता भी है।
मनोज और पिंकी एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। इंटरवल में पिंकी बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका पैर मुड़ गया और पाँव में मोच आ गई। अरे पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों गिर गई? माफ करो दीदी, मुझे सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी, अंधेरा सा छा गया था, शायद इसीलिए मैं गिर गई। पिंकी, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है। लगता है इसे ज्यादा चोट आई है, हमें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे नहीं, अभी कैसे? 1 घंटे बाद पिक्चर खत्म होगी, चले जाएंगे डॉक्टर के पास। इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों बेकार के पैसे खर्च करने। मनोज और पिंकी चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं। पिक्चर खत्म हो जाती है। रमा देखती है कि मनोज और पिंकी वहाँ नहीं है। अरे मनोज, पिंकी कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चलो, घर ही गए होंगे, चल कर देखती हूँ। रमा घर पहुँचती है तो माँ बहुत नाराज होती है। रमा, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी बहन को चोट लगी थी और तुम हो कि पिक्चर देखने में लगी थी, उसका ख्याल भी नहीं रखा। कैसी बड़ी बहन हो तुम? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी हरकतों से बहुत खुश होंगे, पर मैंने तुम्हें कभी भी इतनी कंजूसी नहीं सिखाई। माँ की डांट सुनते ही जैसे रमा पर मानो सैकड़ों घड़ों पानी पड़ गया हो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रमा ने मनोज और पिंकी से तुरंत माफी मांगी और दोबारा इतनी कंजूसी ना करने की ठान ली।